नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से और सही दिशा में चल रही होगी। तो यहाँ पे बिना देरी के पहला प्रश्न लेते हैं कि बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि उनका उपन्यास है दौड़ है, या फिर कतरा दर कतरा है, या फिर बीनू का सपना, या फिर यहाँ पे आनंद मठ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सही। यहाँ पे हो जाता है डी आंसर सही। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध ये उपन्यास यहाँ पे कहा जाता है। किसका? तो बंकिम चंद्र का ये यहाँ पे उपन्यास हो जाता है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है इसी उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। जिसके रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे आंसर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की है। आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कि श्रीनिवास दास जी ने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सही। तो ये जो उपन्यास है ये पद्यात्मक भावभूमि का जो उपन्यास है ये यहाँ पे हो जाता है ठाकुर जगमोहन सिंह का ये उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा। और ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार जो हैं उनमें जो है श्रीनिवास दास की रचित परीक्षा गुरु हिंदी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास हो जाता है। ठाकुर जगमोहन सिंह जो हैं ये द्विवेदी युग के एक प्रमुख जो है लेखक कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनका डेजर्ट ग्राम जो एक है ये कृति ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं। यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा सही। यहाँ पे हो जाएगा कि रांगे राघव हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, शैलेश मटियानी हैं, या फिर शिव प्रसाद सिंह हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही। यहाँ पे हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा सही। और इनके जो अन्य उपन्यास हैं जैसे अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत कोहरे में युद्ध, ये जो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण उपन्यास है यहाँ पे ये हो जाता है किसका। ये शिव प्रसाद जी का उपन्यास यहाँ पे हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं। यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है। यहाँ पे हो जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये आंसर बी आपका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना यहाँ पे हो जाती है। किसकी रचना हो जाती है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाती है। इनकी कृतियाँ जैसे हो जाती हैं अशोक के फूल, कुटल, सिरस के फूल, कल्पलता, अशोक, आलोक पर्व, ये इनका यहाँ पे कुछ जो है महत्वपूर्ण इनकी कृतियाँ हो जाती हैं। किसकी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, या फिर रेखा चित्र, या फिर निबंध। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है कि ये एक क्या है। यहाँ पे ये एक यात्रा वृत्तांत। यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। कौन सा? तो यात्रा वृत्तांत। यहाँ पे ए आंसर हो जाता है बिल्कुल सही। यदि रचना पूछा जाता है किसकी है तो ये यहाँ पे अज्ञेय की हो जाती है। अगला है कि काशी नागरी पचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष में हुई? 1893 में, 1900 में, 1903 में, या फिर 1905 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी के विकास में काशी नागरी पचारणी सभा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। और यदि इसकी स्थापना देखी जाए तो इसकी स्थापना जो है वो 1893। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सही। अगला है हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, और गुण माना है दोष नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, भाषा विशुद्धता का आग्रह, या फिर भाषा की रोमन लिपि में लिखना। उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं। यहाँ पे क्या आंसर हो जाता है सही। तो लेखक ने हिंदी भाषा में अन्य भाषा के जो शब्द हैं उसको ग्रहण करने की शक्ति यहाँ पे एक खास गुण यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे
आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का उद्भव हुआ तो किससे इसका हुआ उद्भव? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी से इसका उद्भव यहाँ पे हुआ है। तो खड़ी बोली का जो उद्भव है वो किससे होता है? यहाँ पे आंसर बी आपका सही हो जाता है। ये पश्चिमी हिंदी से इसका उद्भव यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? काफ़ी आसान प्रश्न है। 15 है, 25 हैं, 18 हैं या फिर 22 हैं। तो कितनी बोलियाँ यहाँ पे हो जाती हैं? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें 18 बोलियाँ ही हैं। अगला है कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो किसकी है? यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। कौन सा? पश्चिमी हिंदी से कन्नौजी का यहाँ पे उत्पत्ति माना जाता है। ये उसी की उपभाषा के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही। साथियों, जो ये बोली भाषा से जुड़े हुए लगभग 2 प्रश्न टीजीटी के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो जब भी अपनी तैयारी करें तो यहाँ से 2 प्रश्न बिल्कुल मान के चलना है कि यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो यहाँ से अपनी 2 प्रश्न बिल्कुल तैयार रखें पढ़ करके। किसी भी प्रकार से ये बोली जो है कि कौन सी पश्चिमी है, कौन सी राजस्थानी है, कितनी पूर्वी के अंतर्गत हैं, कितनी पश्चिमी के अंतर्गत हैं, इन सब बोलियों को अच्छे से पढ़ करके बिल्कुल उसको तैयार रखें। अगला प्रश्न है कि रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो इनकी मतलब जो कवि हैं इनकी भाषा की बात यहाँ पे हो रही है कि ये किस बोली में ये जो है रचना करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अवधी में करते थे या फिर ब्रज में करते थे या बघेली में या फिर मगधी में। किस में ये किस बोली के अंतर्गत अपनी जो रचनाएं लिखते थे वो किस में लिखते थे? तो यहाँ पे ये जो है आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि ये ब्रज भाषा में जितने भी कवि थे ये सब ब्रज भाषा में लिखते थे। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? तो पहाड़ी की बात की जा रही है। मलयाली है कि बांगरू है कि कौरवी या फिर हड़ौती? कौन सी भाषा जो है वो पहाड़ी के अंतर्गत इसमें आती है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाता है वो सही वो हो जाएगा इसमें कि जो मलयाली भाषा है ये पहाड़ी बोली के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा जाता है। पहाड़ी बोली यह हिमाचल प्रदेश की मंडी ज़िले की भाषा है। मंडी ज़िले की भाषा होने के कारण ही इसको मलयाली भाषा यहाँ पे कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, और जो ये हड़ौती दिख रही है ये राजस्थानी की बोली की ये एक जो है हो जाती है। राजस्थानी से ये जुड़ा हुआ इसका मूल आधार है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई प्रकार की कौन सी यहाँ पे हो जाएगी? तो हिंदुस्तानी भाषा है, मानक भाषा, पश्चिमी भाषा या फिर साहित्यिक भाषा? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न हुई है उसको क्या कहा जाता है? इसको हिंदुस्तानी भाषा इसको कहा जाता है। ए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सही कि जो पुरानी हिंदी और उर्दू अंग्रेजी के मिश्रण से जो तैयार हुई है उसको हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा यहाँ पे कहते हैं। इसमें कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा, बुंदेली हो जाएगा, मेवाती हो या फिर मालवी? तो यहाँ पे देखिए कि जो बी आंसर है ये यहाँ पे हो जाएगा सही। और इसमें माँ है, इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ है। तो राजस्थान की जितनी भी बोलियां यहाँ पे पूछी जाती हैं लगभग उसमें हर वर्ण जो होता है पहला उसमें यही माँ मतलब उसमें जुड़ा होता है। आप अगर पहचानना चाहें तो यहाँ से भी आपका ये सही हो जाता है, क्योंकि इसमें मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ज़्यादातर यही भाषाएं इसमें हैं, बोलियाँ हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके? तो जिह्वा के आधार पे स्वर को पूछा जा रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है या फिर 6 है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं। तो ये 3 जैसे अग्र स्वर हो जाएंगे, मध्य स्वर हो जाएगा और पश्च स्वर।
अग्र के अंतर्गत छोटी बड़ी ए और ए हो जाता है। मध्य के अंतर्गत छोटा आ रहता है केवल। पश्च के अंतर्गत देखा जाए तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ जो होता है ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ना, इसको भी अच्छे से तैयार करना। अग्र और पश्च, उसके बाद मध्य जो होता है, मध्य में छोटा आ केवल आता है। उच्चारण करके भी आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ से मतलब बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो कौन नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है या फिर ओ है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाता है वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो डी हो जाएगा। ओ यहाँ पे हो जाएगा, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजन कंठीय ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन, कंठीय ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि यहाँ पे किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा का है या फिर गा है या फिर खा है या फिर घा है। तो कौन सा हो जाता है यहाँ पे आंसर आपका सही? विकल्प में सी यहाँ पे खा जो है ये हो जाता है। ये स्पर्श व्यंजन भी है, ये कंठीय भी है और ये अघोष व्यंजन भी कहा जाता है, ये महाप्राण भी है। और इस प्रकार से यहाँ पे का जो है ये क्या है? अल्प प्राण हो जाता है और अघोष ये भी है। लेकिन यहाँ पे जो घा है और घा, जो गा और घा है ये यहाँ पे सघोष हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे घा है ये महाप्राण है, खा भी महाप्राण है। वर्णों को पढ़ते समय वर्णमाला है छोटी सी, लेकिन अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो वो पूरा समझ लीजिए कि आपका 2 दिन या 3 दिन उसमें लग सकते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए। तो उसको अच्छे से डीपली बिल्कुल पढ़ के तैयार कर लें, क्योंकि प्रश्न वहाँ से ज़रूर बनता है, कोई भी एग्ज़ाम जो है हो। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे है वाह है, फा है, या फिर रा है। तो कौन सी ध्वनि यहाँ पे हो जाती है जो दांत और ओंठ की सहायता से बोली जा रही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे सही यहाँ पे हो जाएगा कि वाह है कि फा है कि या है कि रा है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही कि इसमें जो दंतोष्ठ ध्वनि है ये वहाँ यहाँ पे वाह हो जाती है। दांतों और ओठों की सहायता से वाह का उच्चारण किया जाता है। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यही रहे तो आवें। किस रस का उदाहरण यहाँ पे ये है पंक्ति में? तो संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार या फिर भयानक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पे जो सही हो जा रहा है वो क्या है? ए आंसर हो जाएगा सही। और यहाँ पे संयोग श्रृंगार जो है ये यहाँ पे हो जाएगा। पंक्तियाँ किसकी हैं पूछी जाए तो मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पे हो जाती हैं। यशोधरा काव्य से उनके ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है कि जब रस के सभी घटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो आनंदीकरण हो जाता है, विलीनीकरण हो जाता है, रसापकरण हो जाता है या फिर साधारणीकरण। कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सही? डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही कि यहाँ पे साधारणीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? साधारणीकरण यहाँ पे हो जाएगा। डी आंसर आपका सही। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, किलकत कान घुटुरुवन आवत। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल रस का आलंबन कौन है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आंगन है कि सूरदास हैं कि यहाँ पे माता यशोदा की बात की गई है या फिर श्री कृष्ण की बात यहाँ पे की गई है। तो किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? इस पंक्ति में किसकी बात की जा रही है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण की बात यहाँ पे हो जाती है कि जो कृष्ण हैं वो ही यहाँ पे घुटनों के बल यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं नंद बाबा के आंगन में, और अपनी छवि को क्या करते हैं? अपने बिंब को पकड़ने की कोशिश बार बार करते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल
सही यहाँ पे बाल जो है बालक कृष्ण की बात यहाँ पे हो रही है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है? नाराजगी है, चीखना है, विकराल है या फिर जुगुप्सा है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जुगुप्सा, यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाता है। भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? भयानक जो रस है उसकी उत्पत्ति यहाँ पे कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, क्रोध भाव दर्शाने के बाद, घोर विनाश के पश्चात, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। कब होती है भयानक रस की उत्पत्ति? तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका सही कि भय जब उत्पन्न होता है तभी भयानक रस की उत्पत्ति यहाँ पे जब सामने आ जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में एक अलंकार है, कौन सा यहाँ पे अलंकार देखने को मिल रहा है? संदेह है, अनियोक्ति है, भ्रांतिमान है या फिर अतिशयोक्त है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाता है। अतिशयोक्त यहाँ पे है क्योंकि काफ़ी बढ़ा चढ़ा के राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इसमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, या फिर रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, हरिपद कोमल कमल से, नील कमल से सुंदर नयन। यहाँ पे ए आंसर हो जाता है सही, पड़ी थी बिजली सी विकराल। यहाँ पे जो उपमेय है उसका यहाँ पे लोप हुआ है, इसीलिए ये पूर्णोपमा यहाँ पे नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका निगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? हो जाएगा अतिशयोक्ति है, संदेह है, उत्प्रेक्षा है या फिर अन्योक्ति है। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है क्योंकि इस पंक्ति में भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन रोक सकता है उसकी गति गरजे? कौन रोक सकता है उसकी गति? गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। तो यहाँ पे उक्त पंक्ति की रचना अलंकार पहचानिए। यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ विप्सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, अर्थश्लेष है या फिर शब्द श्लेष है। कौन सा अलंकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पे प्रश्न अलंकार हो जाता है। क्योंकि इस पंक्ति में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो कौन और फिर यहाँ पे कौन, यहाँ पे 2 बार उसका प्रयोग हुआ है इस पंक्ति के माध्यम से। इसी से भी अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है कि इसमें प्रश्न अलंकार है। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र वज्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? यहाँ पे हो जाएगा कि 11 वर्ण है, 12 वर्ण, 10 या फिर 13। उपेंद्र वज्जा और एक और है, इसमें जो है 11 वर्ण होते हैं। ए आंसर यहाँ पे आपका इंद्र वज्जा और उपेंद्र वज्जा, मतलब दोनों जो वज्जा करके जो है शब्द हैं इसमें 11 ही वर्ण देखने को मिलता है और वर्णिक छंद के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा गया है। इसका यदि सूत्र देखा जाता है तो जगड़, उसके बाद तगड़, फिर जगड़ और बाद में 2 गुरु होते हैं और पूरा वर्ण देखा जाता है तो 11 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 11। वर्वय के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 14 हैं, 9 हैं, 7 हैं या फिर 12 हैं। कितने वर्ण यहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो वर्वय के जो समचरण है उसमें जो है 7 और विषम चरण में यहाँ पे 12 मात्राएं होती हैं। सम में पूछा जाए तो 7 हो जाएगी और यदि विषम में पूछा जाता है तो 12 वर्ण हो जाते हैं। कितने? 12 वर्ण। अगला है कि हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है,
रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो यहाँ पे उपर्युक्त पंक्ति में छंद पूछा जा रहा है कौन सा है, कुंडलियाँ है या फिर छप्पय है, उलाला है या फिर रोला है, कौन सा छंद यहाँ पे है। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे कि ये डी आंसर रोला इसमें है। क्या है, रोला है। और रोला में देखा जाता है तो यह एक सममात्रिक छंद हो जाता है। क्या, सममात्रिक छंद हो जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 11, 13 और इसमें मात्राएं पूरी जब जोड़ी जाती हैं तो 24 मात्राएं होती हैं। अंत में जो गुरु है यहाँ पे हो जाता है। गुरु यहाँ पे हम जो है अवश्य देखने को मिलता है रोला में। अंत में हमेशा क्या होता है, गुरु होता है। यहाँ पे भी देखिए ये नाना करके यहाँ पे लास्ट में इसका समापन यहाँ पे हुआ है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है। यहाँ पे हो जाएगा कि स्वच्छंद होता है, विषम छंद होता है, मात्रिक होता है या वर्णिक होता है, कौन सा छंद हो जाता है वहाँ। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो। तो जब संख्या बराबर की बात की गई है तो वहाँ कौन सा छंद हो जाएगा, तो वहाँ वर्ण वृत्त जो छंद है वो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा कि जगदम्बा है, कि विद्यालय है, कि संतोष है या फिर अहंकार है। किसमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है उदाहरण, तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो है यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय जो है ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है और इसमें दीर्घ संधि भी है। यहाँ पे ई प्लस बड़ा आ और उसके बाद या, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे गुण हो जाता है, अयादि हो जाता है, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर, यण संधि के अंतर्गत इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय, कौन सा यहाँ पे समास हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा सही। नीलांबर शब्द में यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ पे कर्मधारय समास देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे नीला है ये विशेषण हो जाता है और ये पूर्व पद है। अंबर है ये विशेष हो जाएगा और ये पद कैसा है, ये उत्तर पद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये नीलांबर हो जाए, अर्थात नीला है जो अंबर। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी या फिर वचन रूपी अमृत। ए आंसर हो जाएगा अमृत रूपी वचन, यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला है लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। पांचों अंगुलियां घी में, पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा
पाँचों अंगुलियां घी में। आंसर आपका सही हो जाएगा ए, पाँचों अंगुलियां घी में। अगला प्रश्न है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना या फिर अंधकार दूर करना। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा? भ्रम को दूर करना, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका सही। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? यहाँ पे हो जाएगा गोबर है, घोड़ा है, हल्दी है या फिर कटोरा है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा ये यहाँ पे कटोरा आंसर हो जाएगा सही। देशज शब्द के अंतर्गत ये आता है। अगला है निम्न से कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट है, मध्य है, मयूर है या फिर वचन है। तो जो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है वो है यहाँ पे टिकट शब्द जो है ये शब्द अंग्रेजी भाषा से आया है। किससे आया है? तो ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आ गया है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कोयल है, कुक्कुर है, लाख है, भीतर है। तो जो तत्सम है वो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे जो बी आंसर है आपका सही हो जाएगा, कुक्कुर हो जाता है इसमें। अगला है कि ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, उनमें सुनने की को वाक्यों में कौन सा कारक है? कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान या फिर कर्म। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। तो मोहन पुस्तक पढ़ेगा, मोहन पुस्तक पढ़ता था, मोहन से पुस्तक पढ़े जाते या मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती। यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य जो वाक्य है ये कर्मवाच्य में मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, डी आंसर आपका हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पे पहचानना है कि पुल्लिंग कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा आपका सही कि यहाँ पे ये कपड़ा जो है ये पुल्लिंग हो जाता है। अगला है कि बिंदु का बहुवचन क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदुसरा है, बिंदु है, बिंदुएं हैं या फिर बिंदुएं हो जाएगा। आंसर यहाँ आपका हो जाता है सही। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा, बिंदु यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन का रूप कौन सा है? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बंधु है, बंधुवर्ग है, बंधुएं हैं या फिर बंधुओं हैं। आंसर आपका सही हो जाता है बी, यहाँ पे कौन सा? बी, बंधु वर्ग हो जाता है। अगला प्रश्न है जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ या फिर दुर्साध। तो जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, दुर्लभ हो जाता है। यहाँ पे सी आंसर आपका सही। प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे? तो ये पत प्लस अय, प्रत्यय प्लस या, पति प्लस अय या फिर पति या फिर प्रति प्लस ए। यहाँ पे आंसर जो आपका सही हो जाता है वो सी हो जाता है, प्रति प्लस अय हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही। अगला यहाँ पे विलोम शब्द कुछ दिया हुआ है, ऐसे अभिसरण का हो जाएगा। अभिसरण यहाँ पे सायास, अपसरण, प्रसारण या फिर प्रतिरक्षण। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सही? बी आंसर अपसरण यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि सुषुप्त, श्रेष्ठ, जागृत, मृत, कृतघ्न। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सुषुप्त का यहाँ पे जागृत हो जाता है। क्या हो जाएगा? जागृत। अगला है जलज का अर्थ कमल है, तो जलद का अर्थ क्या होगा? जलज का जब कमल हो जाता है तो जलद का पूछा जा रहा है कि वर्षा हो जाता है कि मेघ है कि ओला है कि ओस है। तो
यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा सही, मतलब बादल हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अशीत का अर्थ खाया हुआ है तो अशीत का अर्थ क्या होगा। अशीत का अर्थ खाया हुआ है तो अशीत का अर्थ क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर काला, यहाँ पे हो जाएगा अशीत का काला हो जाता है। अगला है पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो पात्र जल से भरा है, पात्र जल से पात्र और जल है, पात्रों में जल है, पात्र में जल है। तो जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाता है कि पात्र में जल है, पात्र में जल है, पात्रे जलम अस्ति। अगला है कि खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत में अनुवाद। यहाँ पे हो जाए क्षेत्रे अन्नम अन्नम उत्पन्नम भवति, क्षेत्रो अन्ना उत्पन्नम भवति, क्षेत्रे अन्नानाम उत्पन्नाम अस्ति, क्षेत्रो अन्नानाम उत्पन्ना भवति। तो जो आंसर यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका सही। प्रकरणम मालती माधवम कितने अंकों में विभक्त है। तो जो यहाँ पे हो जाएगा 10 है, 6 है, 12 है या फिर 8 है। तो मालती माधव का जो प्रकरण है वो कितने में विभक्त किया गया है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा कि ये 10 में विभक्त है, 10 अंकों में ये बांटा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जनकाय नमः, यहाँ पे नमः के योग में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पे है कि प्रथमा है, द्वितीया है, चतुर्थी, पंचमी है, चतुर्थी है। तो यहाँ पे नमः के योग में, स्वधा के योग में, उसके बाद में देखा जाए तो स्वास्थ्य जो है स्वस्ति नमः, स्वस्ति, स्वाधा, अलम, योगाच, वसट, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ आँख मूंद करके आप लोग चतुर्थी लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आहू में प्रकृत प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि ब्रू है प्लस लट प्रथम पुरुष बहुवचन, ब्रू है लिट है प्रथम पुरुष बहुवचन, आ है लट है प्रथम पुरुष बहुवचन, आ है या फिर लिट प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ए आंसर हो जाएगा ब्रू है और उसके बाद लट प्रथम पुरुष का प्रयोग, ए आंसर आपका बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नसीत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। नह प्लस आसीत, ना प्लस आसीत, ना प्लस सीत या फिर ना आसीत। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सही बी, ना प्लस आसीत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला है कि आधुनतन भूतकाल में लकार पूछा प्रयुक्त होता है तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे लुंड है, लिट है, लंग है या फिर लिड है। तो यहाँ पे जो लकार पूछा गया है कि आधतन भूतकाल में कौन सा लकार हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा। आधतन के आधार पे देखा जाता है तो यहाँ पे लंग लकार भूतकाल, इसको याद करेंगे तो आ के मतलब जैसे अभवत लगा दिया जाता है, आ लगा करके जब जो धातु रूप है जब उसको पढ़ा जाता है आ लगा रहे तो आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भूतकाल लंग लकार वहाँ पे होगा और आप उसको याद करेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है जो है, भूत क्या है लंगड़ा है, ऐसे करके याद कर लेंगे, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। भूतकाल, भूत को याद करने का सबसे अच्छा जो है ट्रिक हो जाता है, भूत कैसा है, भूत हमेशा लंगड़ा भूत, ऐसे याद कर लेंगे तो वो नहीं। भूतकाल इस धातु रूप में देखा जाए तो सबसे आसान होता है, भूतकाल कभी भी नहीं भूलता है क्योंकि वो एकदम अलग होता है सबसे। अगला है यहाँ पे धीरोक्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा धीवरा प्लस कतम, धीवरा प्लस उक्तम, धीवर प्लस उक्तम, धीवर प्लस उक्तम। तो जो आंसर यहाँ पे सही हो जा रहा है कौन सा हो जाएगा। डी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही, धीवरा, धीवर प्लस ओक्तम यहाँ पे हो जाएगा।
यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सी। धीवर प्लस उक्तम हो जाएगा। यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आह में धातु है तो किस प्रकार की धातु? आह है, ब्रू है, आ है या फिर वच है? कौन सी धातु यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे हो जाएगी ब्रू धातु यहाँ पे हुई है। 16 धातुओं में ये धातु आती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पुष्प प्रसून है, मात प्रसु है, सांप व्याल है, मार्ग केतु है। तो जो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है वो डी हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत है, मार्ग और केतु। मात और प्रसु यहाँ पे सही हो जाएगा, पुष्प और प्रसून सही हो जाएगा, सांप और व्याल भी सही हो जाता है, जबकि मार्ग और केतु यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सह गुरुकुलम उपवसति, गुरुकुलेन उपवसति या फिर गुरुकुलाए या फिर गुरुकुले। तो जो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सह गुरुकुलम उपवसति। यहाँ पे सह गुरुकुलम उपवसति, यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाता है। हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? वयम वेदाम पठेम, वयम वेदाः पठाम, वयम वेदान पठाओ, वयम वेदाम पठामः। तो जो आंसर सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है डी आंसर आपका हो जाएगा सही। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों, जब मैं पहले पढ़ाती थी तो सब पूरे में टिक करते हुए चल रही, तो कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी प्रश्न को समझने में, तो उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुधार की हूँ, क्योंकि वो आदत सी पड़ गई थी टिक लगाते हुए चलने की। और साथियों, यदि आपको ये पढ़ाई के दौरान आपकी ज़रा सी भी हेल्प यदि हो रही है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और चैनल मतलब जो भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।